जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी जीडी का सेट नंबर 4। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है इसमें मैंने 25 प्रश्न शामिल किए हैं और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इन क्वेश्चनों में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें जो प्रश्न है वो 26 से लेकर 50 तक प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं, तो ये आप याद रखना। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर प्रश्न मतलब 26 से स्टार्ट है, तो ये पहला प्रश्न है। क्या कहा गया है? ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन था वो सीधे रानी के हाथ में या राजा के हाथ में चला गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा ये सब प्रावधान हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन वर्ष 1858। दोस्तों मैं बात करूं भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसे भारत में सुशासन का अधिनियम कहा जाता है, मतलब गुड गवर्नेंस एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम में क्या क्या बातें की गई? दोस्तों इस अधिनियम की एक बात ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के धार्मिक मामलों में दखल देना बंद कर दिया था। साथ साथ जो गवर्नर जनरल का पद होता था, दोस्तों गवर्नर जनरल के पद को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल पद को समाप्त करने के बाद में एक नया पद आया जिसका नाम रखा गया वायसराय। तो इस 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया और उसकी जगह नया पद मतलब वायसराय पद सृजित कर दिया गया। और इस प्रकार भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुआ। ये भी आपको याद रखना है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 है ये कौन से प्रधानमंत्री के टाइम में आया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, देखो 1857 की क्रांति हुई लॉर्ड पामस्टन के टाइम में, मतलब ब्रिटेन का पीएम कौन था? पामस्टन। लेकिन इन्होंने कुछ समय बाद इस्तीफा दे दिया, तो इनके बाद में ब्रिटेन के पीएम बने लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 पेश किया गया वहाँ की संसद में, और जिसे 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया ने अपनी स्वीकृति दे दी। दोस्तों जब ये अधिनियम भारत में आया तो ये भारत में कहाँ पर पढ़ा गया? दोस्तों महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था 1858 का, ये पढ़ा गया था इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में भी कहाँ पर? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर सन 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में भारत शासन अधिनियम या महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। और दोस्तों 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई थी। तो ये आप याद रखिएगा कि इलाहाबाद भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों 1 नवंबर 1858। और ये केवल एक दिन के लिए थी, वनडे कैपिटल, केवल एक दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत ब्रिटिश कॉलोनी बना। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय था और इसी एक्ट के जरिए भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। इस एक्ट के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी भारत में, और उस टाइम पे भारत का जो राजा था वो कौन था? अकबर था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? दोस्तों वह कौन सा अशोक का शिलालेख है जिसमें अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया और बाद में उसने धम्म अर्थात बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, अशोक का वो शिलालेख है 13वां शिलालेख। अशोक का 13वां शिलालेख में युद्ध त्याग की नीति का उल्लेख किया गया है, 13वां शिलालेख, और उसके बाद में इसने धम्म की नीति को अपनाया था। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, जो अशोक है, अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे? दोस्तों अशोक के शिलालेख सबसे पहले पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने।
जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख पढ़े गए 1837 ईस्वी में। तो ये आप याद रखना। अशोक के शिलालेखों की बात करूं तो दोस्तों इनकी लिपि क्या होती थी? इनकी लिपि होती थी ब्राह्मी, इनकी लिपि होती थी खरोष्ठी, ग्रीक लिपि में भी पाए गए, और एक ग्रीक थी, एक थी अरमेइक। ये 4 लिपि में मेनली अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना। दोस्तों सम्राट अशोक की बात करें तो अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवानाम प्रियदर्शी किसे कहा गया? दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी अशोक को ही कहा जाता है। और 261 ईसा पूर्व में दया नदी के किनारे राजा खारवेल के साथ में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कौन सी नदी थी? दया नदी। ये भी आप याद रखना, कहीं पूछे आपसे कि कौन सी नदी के किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था, तो दया नदी के किनारे। और दोस्तों जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक के काल में तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ये भी आप याद रखें। और अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध परिषद में ही जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में एक बिंदु और याद रखना, इन्होंने लुम्बिनी में रुम्बनदेही स्तंभ बनवाया था। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में रुम्बनदेही स्तंभ बनवाया था। और रुम्बनदेही स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुम्बनदेही स्तंभ। ये किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और दोस्तों अशोक ने सांची का स्तूप भी बनवाया था। ये भी आप याद रखिएगा। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप इधर लिख दिया। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में, ये भी अशोक के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों अशोक की पत्नी कौन थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो अशोक अपनी पत्नी करुबाकी से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। ये भी आप याद रखिएगा। करुबाकी ये कलिंग की राजकुमारी थी। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना भी की थी। ये भी आपको याद रखना है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? वो की थी सम्राट अशोक ने। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अशोक के पिताजी कौन है? वो है आपके बिंदुसार। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कलिंग युद्ध का वर्णन जो मिला वो कौन सी इसमें मिलता है? रॉक एडिक्ट 13। रॉक एडिक्ट 13, 13 कौन बनेगा? ये बनेगा आपका रॉक एडिक्ट 13। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अकबर अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर करता था? दोस्तों सम्राट अकबर ये मुगल वंश का तीसरा राजा है। पहले बाबर था, दूसरा हुमायूं और तीसरा सम्राट अकबर। तो अकबर अपने धार्मिक विचार कहाँ पर करता था? दोस्तों अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श करने के लिए इबादत खाना मतलब हॉल ऑफ प्रेम की स्थापना की थी। हॉल ऑफ प्रे जो बनाया गया वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये भी आप याद रखें। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इबादत खाने की सन 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इसका मतलब क्या था कि यदि कोई धार्मिक विवाद है तो धार्मिक मुद्दों पर चर्चा जो होती थी वो इबादत खाने में होती थी। और इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश करने की इजाज़त थी। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? दोस्तों देवीय एकेश्वरवाद पर आधारित सन 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दोस्तों अकबर का जो दीन ए इलाही धर्म है ये सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों का समावेश करता है। और इसका जो प्रधान पुरोहित था दीन ए इलाही का वो स्वयं अकबर था। ये भी आप याद रखना। और दोस्तों दीन ए इलाही को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति वो था बीरबल, जिसका असली नाम क्या था? महेश दास। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं अकबर की बात करूं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ उसमें अकबर की सेना, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें अकबर की सेना ने हेमू विक्रमादित्य की सेना को पराजित कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अकबर जो है भारत में मनसबदारी प्रणाली जो सबसे ज़्यादा व्यवस्थित थी, मनसबदारी प्रणाली वो अकबर ने शुरू की थी। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? दोस्तों अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, राजा टोडरमल। अकबर के भू सुधारों के लिए, अकबर के कर सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? वो राजा टोडरमल जिम्मेदार था। ये भी याद रखना। और अकबर के टाइम में 4 प्रकार के टैक्स होते थे, 4 प्रकार के कर होते थे। कौन कौन से कर हैं दोस्तों? एक होता था पोलाज। दोस्तों पोलाज ऐसी जमीन से वसूला जाता था जिसमें हर साल खेती होती है।
पोलाद जो टैक्स था वो ऐसी ज़मीन से वसूला जाता था जिसमें हर साल खेती होती है। उसके बाद में आपको याद रखना है, एक था आपका परोती। परोती दोस्तों, परोती ऐसी भूमि से वसूला जाता था जिसमें 2 साल में खेती होती है एक बार। एक था चाचर। चाचर 3 या 4 साल में जिस भूमि पर खेती होती है उससे चाचर वसूला जाता था। एक था वंजार। वंजार वंजार ऐसी भूमि से लिया जाता था जिस पे खेती 5 या उससे अधिक साल में की जाती थी। तो ये अकबर के सारे कर सुधार थे, आप याद रखिएगा। दोस्तों अकबर जो है इसने आगरा में सुलह कुल उत्सव भी शुरू किया था। कभी क्वेश्चन आए कि सुलह कुल उत्सव किसने शुरू किया? अकबर ने। और आईन अकबरी या अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। अबुल फजल, ये भी आप याद रखना। अच्छा, अकबर जो ये निरक्षर था, ये भी आप याद रखना। कभी क्वेश्चन आए कि मुगलों में कौन सा राजा निरक्षर था, तो अकबर था। और अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? दोस्तों तबला बजाने में सबसे ज़्यादा महारत थी अकबर को, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अच्छा एक कथन है आपके लिए। एक इतिहासकार है लेन पूल। लेन पूल ने सम्राट अकबर को क्या कहा था? ये मुझे बताना है कि लेन पूल ने सम्राट अकबर को क्या कहा है। दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। ये आपको याद रखना है। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 ईस्वी में करवाया था गुजरात विजय के बाद में। तो कभी क्वेश्चन आए कि अकबर ने गुजरात विजय की याद में किस स्मारक का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 29। बेसुरक्षित वन क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक आपदा व जंतु समुदाय को मानव के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से फलने फूलने का अवसर मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों एक ऐसा वन क्षेत्र जिसमें जो फ्लोरा है, जो फौना है, वो बिना मानवीय गतिविधियों के संपर्क में आए, मतलब आराम से रहते हैं, फलते फूलते हैं। दोस्तों उसको क्या बोलेंगे हम? दोस्तों उसको कहा जाता है नेशनल पार्क। उसी को, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? नेशनल पार्क, मतलब राष्ट्रीय उद्यान इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, एक नेशनल पार्क वह क्षेत्र है जिसमें जो फ्लोरा है, जो फौना है, वो मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से फलता फूलता है। याद रखना नेशनल पार्क होते हैं। दोस्तों भारत में पहला नेशनल पार्क कौन सा था? दोस्तों भारत में वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क बना। हैली नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है ये। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत में कुछ और भी नेशनल पार्क है बताऊंगा बाद में, लेकिन हम बात करें वन की। दोस्तों वन किस सूची का विषय है? दोस्तों वन संवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखना। और भारत में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? दोस्तों भारत में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है 24.62%, ये आप याद रखना। और ये पूरे भूभाग का है। भारत में 24.62% वन मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है दोस्तों जंतु समुदाय। दोस्तों क्या आपको पता है कि जंतु समुदाय के लिए एक टर्म यूज की जाती है, मतलब फोना। कभी क्वेश्चन आए कि फोना क्या है? दोस्तों जीव जंतु समुदाय को फोना कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा एक, जब फ्लोरा क्या होता है? दोस्तों फ्लोरा का मतलब है पेड़ पौधे या पादप जगत। पादप जगत को ही हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरा, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों प्राकृतिक रूप से। दोस्तों जब जीवों और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है तो इसे कहा जाता है इन सीटू। याद रखना, ये पूछ लेता है स्वस्थानीय क्या है? जीवों को या वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना इन सीटू कहलाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया ऑप्शन में आपका प्राकृतिक आपदा। भारत में प्राकृतिक आपदा, मतलब आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा के खिलाफ दिवस कब होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों कि प्राकृतिक आपदा के लिए जो दिवस है वो कब होता है, कमेंट में जरूर लिख के बताना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा गया है, इस ऑप्शन की बात कर लें। बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों एक बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें नेशनल पार्क हो, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, जो झील का तट हो, एक नदी का किनारा हो। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब जहाँ पे जैविक चीज़ें रहती हैं, लिविंग चीज़ें रहती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? दोस्तों वर्ष 1986 में भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना, जिसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आप याद रखना कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नीलगिरी। और ये नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मतलब मेनली साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया वन्य जीव। क्या आपको पता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
कब लाया गया? दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लाया गया था। ये भी आप याद रखना। 1972 सन पूछता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया हॉटस्पॉट। दोस्तों हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? देखो, जब किसी क्षेत्र की जैव विविधता खतरे में चल रही होती है, जब किसी क्षेत्र की जैव विविधता खतरे में चल रही होती है तो ऐसा क्षेत्र हॉटस्पॉट कहलाता है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जिसमें प्राकृतिक पादप व जंतु समुदाय को बिना मानवीय हस्तक्षेप के रखा जाता है उसे कहता है नेशनल पार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 30 क्या कहा गया? वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? दोस्तों वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर आता है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, लंदन। 2020 का है ये, तो लंदन नहीं, सिंगापुर इसमें नंबर 1 कंट्री था। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि वैश्विक युवा सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक युवा सूचकांक कौन जारी करता है? तो कॉमनवेल्थ संघ के द्वारा वैश्विक युवा सूचकांक जारी किया जाता है। और कॉमनवेल्थ संघ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में है। ये आप याद रखना, कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए हैं। नॉर्वे लिखा गया है। नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि भी कहा जाता है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा गया है? तो दोस्तों नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? तो नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है। और दोस्तों शांति का नोबेल नॉर्वे की संसद द्वारा बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर ही दिया जाता है। और शांति का नोबेल किस शहर में मिलेगा? ओस्लो में मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या? वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। और वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। कभी क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में, IMF जिसको बोलते हैं। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। दोस्तों न्यूयॉर्क में 3 मुख्यालय आपको मेनली याद रखने हैं, वैसे तो और भी हैं। एक तो आपको UNO का मुख्यालय पूछता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एक पूछेगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और एक मुख्यालय आपको याद रखना, वो है UNDP। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये न्यूयॉर्क में है। सिंगापुर लिखा गया दोस्तों, सिंगापुर, यह इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। और एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। दोस्तों सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया युवा। क्या आपको पता है कि युवा दिवस कब होता है भारत में? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल होता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 31 क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है? दोस्तों अवसादी चट्टान नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहले मैं आपको बात करूँ, इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रेशिया, टॉयलेट, बोरेक्स। दोस्तों संगमरमर जो है ये अवसादी चट्टान नहीं है। फिर क्या है दोस्तों? ये मेटामॉर्फिक होती है, ये रूपांतरित होती है। ये आप याद रखना कि जो संगमरमर है ये कैसी सेल है? ये मेटामॉर्फिक होती है, रूपांतरित होती है। इसका निर्माण ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? संगमरमर अवसादी चट्टान नहीं है। अवसादी चट्टान कैसे बनती है दोस्तों? अवसादी चट्टान एक तरीके की आग्नेय चट्टान होती है, इग्नियस रॉक होती है। जब आग्नेय चट्टानों पर ताप का, दाब का और जो मौसम है या रासायनिक अभिक्रिया का मतलब इसका असर पड़ेगा, तो ये जो आग्नेय चट्टानें हैं वो एक सेडिमेंट का रूप ले लेती हैं। सेडिमेंट मतलब एक तरीके से नीचे दब जाती हैं। तो सेडिमेंट का रूप लेने के बाद में ये क्या बन जाएंगी? सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। तो ये आप याद रखना, आग्नेय चट्टानों पर जब मतलब दाब का, ताप का इफेक्ट पड़ता है तो ये किसका रूप ले लेती है? ये सेडिमेंट का रूप ले लेती हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछा जाए तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो अवसादी चट्टानें होती हैं इसमें जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। बहुत ज़्यादा जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स बहुत मिलेंगे आपको। फॉसिल्स में आपका कोल है, पेट्रोलियम है, डोलोमाइट है, लिग्नाइट है, चूना पत्थर है, ये बहुत मिलेंगे आपको। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखें ब्रेसिया है, कैलिकी है, चौक है, चिट है, कॉल है
और ये आपका है कॉन्ग्लोमेराट, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है। तो ये बहुत सारे मतलब सेल आप देख रहे होंगे, सैंडस्टोन है, रॉक साल्ट है, ये सब जिप्सम है, और ये आयरन स्टोन है। ये सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अपसादी सेल नहीं है, संगमरमर। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? दोस्तों कर्क रेखा ये हमें बताना है कि भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती। पहले तो मैं बात करूं दोस्तों, ये आप ग्लोब मान लें। इस ग्लोब को बीच में से काटने वाली रेखा भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। कर्क रेखा होती है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इन 8 राज्यों में कौन कौन से आते हैं तो एक बार देख लेते हैं मैप पे। आपकी कर्क रेखा ये वाली जो लाइन गुजर रही है आपकी, ये वाली, तो इसमें गुजरात आता है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। देखो राजस्थान बहुत छोटी सीमा लगाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में ये आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा से मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, 6 फिर त्रिपुरा हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया 7 और मिजोरम हो गया आपका 8। तो 8 राज्यों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? दोस्तों मध्य प्रदेश से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है माही नदी, और माही नदी यहाँ से जाएगी ऐसे उठती हुई फिर नीचे आएगी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? दोस्तों आप पूरा मध्य प्रदेश देख रहे होंगे, ये वाला पूरा मध्य प्रदेश। तो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम ये छोटा सा भाग ये वाला, ये आपका राजस्थान में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाता हूँ। दोस्तों भारत के तो 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया के कितने देश हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है? 16 देशों से। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इन देशों के नाम दिख जाएं। दोस्तों ये देश आप देख रहे होंगे, ये है मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मारिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, उसके बाद में यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये 16 देशों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये वाला माली वाला क्वेश्चन सीएपीएफ के एग्जाम में आया था। ये भी आप याद है, सीडीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 3 महाद्वीपों में पड़ती है आपकी। कौन कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ये आपका इंडिया एशिया महाद्वीप। तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा के बारे में एक चीज़ याद रखना कि उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? एक सिमलीपाल और एक सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? तो ये उड़ीसा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक डांस याद रखना, घूमुरा। घूमुरा डांस भारत में कहाँ किया जाता है? दोस्तों घूमुरा डांस उड़ीसा में ही किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा में है। उड़ीसा में बादाम पहाड़ की खान भी है जो हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी है। राजस्थान में दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। और घूमर डांस किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। और एक डांस और होता है कठपुतली, वो राजस्थान में किया जाता है, ये भी आप याद रखना। त्रिपुरा की बात करूँ तो क्लाउडी लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। तो और त्रिपुरा जो है इसके बारे में एक बिंदु हो जाना, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा किस राज्य का त्यौहार है? त्रिपुरा का त्यौहार है खर्ची पूजा। और इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। छत्तीसगढ़, दोस्तों छत्तीसगढ़ यहाँ पे बैलाडीला की खान है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला की खान। और छत्तीसगढ़ में कांगेर वैली नेशनल पार्क भी है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों यूपीएससी। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीएससी कब बना था? दोस्तों देखो यूपीएससी बना था 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लेकिन इसका नाम उस टाइम पे यूपीएससी नहीं था, इसको बोलते थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और ली कमीशन, एक ली आयोग आया था, ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया
तो फिर क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हो गया तो इसका नाम 1950 में क्या रख दिया गया, फेडरल शब्द को हटाकर हमने यूनियन शब्द रख दिया, यूपीएससी। तो यूपीएससी बना था 1926 में और इसका नाम यूपीएससी कब रखा गया था, 1950 में। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ये जो फेडरल शब्द है ना, ये भी 1935 में जोड़ा गया था। फेडरल शब्द भी 1935 के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों मैं बात करूं संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संविधान का भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के बीच संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है और भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो वो होता है और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ये भी आप याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों कानून मंत्री की बात करूँ, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, आप याद रखना, पूछ सकता है अम्बेडकर के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 35 क्या कहा गया, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन ये क्या कहता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, चुनावों में मतदाताओं की आयु कम करने से संबंधित है। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988-89 में हुआ था। 88 में लाया गया, 89 से पूरी तरह से लागू हो गया। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान था कि वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष, पहले कितनी थी, 21 वर्ष। कब की गई थी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में संविधान संशोधन का आर्टिकल कौन सा है, संविधान संशोधन का आर्टिकल है 368। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, यदि किसी फर्म को अल्प अवधि में हानि होती है तो वह, यदि किसी फर्म को अल्प अवधि में हानि होती है तो वह अपना उत्पादन क्या करेगी, दोस्तों बंद कर देगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, याद रखना, वह अपना उत्पादन बंद कर देगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होता है। 37 में कहा गया कि कौन सा संबंध सही है। दोस्तों आय बराबर उपभोग प्लस विनिवेश तो हो गई नहीं, आय उपभोग प्लस बचत गलत, बचत बराबर निवेश गलत, आय बराबर उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश, यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन डी, आय बराबर उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम आय की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहली राष्ट्रीय आय किसने बताई थी, भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में किसने बताया था, तो दोस्तों दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था 1867 में। कौन सी पुस्तक में इन्होंने बताया था, दोस्तों इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत आती है एग्जाम में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में दादा भाई नेहरूजी ने क्या दिया था, मतलब धन के अपवहन का सिद्धांत दिया, साथ साथ भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में बताया था। और राष्ट्रीय आय का अन्य नाम क्या है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट ये राष्ट्रीय आय होती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, दोस्तों सबसे बड़ा है और एक कोशिकीय जीव है वो है आपका एसिटोबैक्टर, एसिटोबुलेरिया। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटोबुलेरिया है। दोस्तों एसिटोबुलेरिया गहरे समुद्र में पाया जाता है। इसकी खोज प्रशांत महासागर के जो मैरियाना ट्रेंच है उसमें की गई थी। तो ये आप याद रखना, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसिटोबुलेरिया। दोस्तों क्या आपको पता है कि साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कभी क्वेश्चन आए तो आप इसको याद रखना, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो पौधों की वृद्धि को मापता है। क्या मापता है, पौधों की
वृद्धि को मापता है। तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र क्रेस्कोग्राफ किसने बनाया था? ये भारत के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बसु। इनका सही जवाब क्या होगा? जेसी बोस। जेसी बोस के द्वारा क्रेस्कोग्राफ बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस भारत में जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी, इसका जो मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल था। और दोस्तों पीसी महालनोबिस का जन्मदिन हम 29 जून को मनाते हैं। 29 जून किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेस्कोग्राफ किसने बनाया? जेसी बोस ने बनाया था। चलिए रडार। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों रडार का प्रयोग जो होता है ये दूर वस्तुओं की पहचान करना, उनकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? रडार दूर की वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों कि आपको पता है कि रडार किसने बनाई थी? रॉबर्ट वाटसन वाट। रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। और रडार में कौन सी तरंगें होती हैं दोस्तों? अगर आपके एग्जाम में आए कि रडार में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं, तो रडार में रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं। और रडार रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, रेडियो तरंगें होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्याही किससे बनाई जाती है? दोस्तों स्याही किससे बनती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेनिन। टेनिन से स्याही बनती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी रबर लेटेक्स, रबर का जो दूध होता है उसको लेटेक्स बोलते हैं, ये आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित हो सकती है? दोस्तों कौन सी ऐसी बीमारी है जो टैटू बनाने से फैल सकती है? तो दोस्तों अगर हम देखें, टैटू बनाने का मतलब क्या है कि जो टैटू बनाने वाला मशीन है वो उसकी बॉडी पे आई होगी तो उसे संक्रमण आ सकता है। और ये संक्रमण आएगा किसका? वायरस का। तो टैटू बनाने में एक तो आपकी हेपेटाइटिस और जो वायरस है ये आपकी बॉडी को संक्रमित कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, 2 और 3, ये बीमारी आपको टैटू बनवाने के कारण भी फैल सकती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया HIV या एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये होता है आपका एड्स की फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स का जो टेस्ट है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों एड्स के टेस्ट को एलाइजा कहा जाता है। एलाइजा बोले तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एलाइजा टेस्ट किससे संबंधित है? दोस्तों एड्स से संबंधित है एलाइजा टेस्ट। और जो एड्स का वायरस है ना, ये T4 जो लिम्फोसाइट होती हैं इनको डैमेज करता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्तबीजी पौधों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों आवर्तबीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में हमसे बात की जा रही है। दोस्तों एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिन पौधों के बीज फल के अंदर होते हैं। क्लियर हुआ? इतना तो आपको याद हुआ। जिन पौधों के बीज उनके अंदर होते हैं उनको कहा जाता है आवर्तबीजी। तो हमें बताना है कि आवर्तबीजी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें बीज सदैव फल के अंदर होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री समूह आते हैं, ये भी सही है। मोनोकोट और डाइकोट दोनों होते हैं। इनकी जड़ों में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, ये गलत है। दोस्तों आवर्तबीजी की जड़ों में पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती बल्कि तनों में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? तनों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये गलत है। बाकी आपके सारे ये जवाब सही हैं। दोस्तों जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं इनमें जो प्रजनन होता है वो पुष्प के द्वारा होता है। कभी क्वेश्चन आए कि आवर्तबीजी पौधों में प्रजनन किससे होता है? पुष्प के द्वारा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ एक डायग्राम देख सकते हैं, ये आपके एंजियोस्पर्म है और यहाँ आपके जिम्नोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं पाया जाता, ठीक है, कवरलेस सीड होते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म में जो बीज होगा वो फल के अंदर होता है। देखो सेब का बीज है अंदर है, ये आपका लीची का बीज है
अंदर है, उसके बाद में टमाटर के बीज अंदर है। तो ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म, और जिनके बीज बाहर होते हैं वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। देखो यहाँ पे भी आप एक ऑप्शन में देख सकते हैं, ये एप्पल का बीज है आपका अंदर है, और ये आपका किसका है, ओपन कॉर्न। ये एप्पल है, ये आपका है राइपेंड, मतलब इनके जो बीज हैं वो बाहर की ओर है और इन पे कोई भी कवर नहीं होता। सहतूत आप जानते होंगे, सहतूत के ऊपर क्या कोई कवर होता है? नहीं, तो वो कैसा हो गया आपका, वो हो गया जिम्नोस्पर्म। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें कौन सा कथन आपका गलत था? इसमें जड़ों में नहीं होती, तनों में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 44, क्या कहा गया? वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसी फाइल जिसमें कंप्यूटर के एग्जीक्यूट रखे जाते हैं उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव फाइल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एग्जीक्यूटेबल फाइल इसको कहा जाता है। दोस्तों कमेंट में लिख के बताइएगा पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है ये कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कसीदाकारी एक प्रकार की कढ़ाई है जो कहाँ पर की जाती है? दोस्तों कसीदाकारी कढ़ाई की जाती है, कपड़ों पर होती है, और ये मेनली जम्मू कश्मीर में होती है। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। पंजाब की कढ़ाई याद रखना फुलकारी, पंजाब में जो कढ़ाई होती है वो होती है फुलकारी। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में बात करूं तो जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, और सलीम अली नेशनल पार्क है। दाचीगाम, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का नया साल क्या कहलाता है? नवरे। जम्मू कश्मीर का नया साल नवरे कहलाता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो जम्मू कश्मीर है ना, भारत में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होती है। और जम्मू कश्मीर में एक पोशाक होती है फेरान, फेरान जाड़ों में पहनी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला महोत्सव भी होता है, चिल्लई कला, ये आप याद रखना। जम्मू कश्मीर में 40 दिन का सबसे ठंडा मौसम क्या कहलाता है? चिल्लई कला कहलाता है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है पंजाब। दोस्तों पंजाब का एक शहर याद है कपूरथला। कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इंडियन रेल की रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? कपूरथला में। पश्चिम बंगाल का एक डांस याद रखना, बिरता। बिरता डांस कहाँ किया जाता है और लाठी डांस कहाँ किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जल्दापारा नेशनल पार्क भी है, गोरुमारा नेशनल पार्क भी है। तो दोनों याद रखना, जल्दापारा और गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मई 2021 में आयोजित मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? दोस्तों मई 2021 में मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो इसका सही जवाब होगा आपका एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा जो मैक्सिको की थी, ये बनी थी आपकी। दोस्तों भारत के इतिहास में पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। भारत के इतिहास में पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन भारत में पहली मिस यूनिवर्स बनी थी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? दोस्तों भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को लाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखना 10 सितंबर 2013 को। इसमें क्या होता है कि जो गेहूं होता है वो 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो दिया जाता है। गेहूं 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो। अच्छा दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है आपका, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय भी रोम में है। इटली की राजधानी रोम में है, दोनों आप याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा दिवस कब होता है दोस्तों? तो खाद्य सुरक्षा दिवस होता है आपका 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 2016। देखो 2016 दलहन का वर्ष था। कभी क्वेश्चन आए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2016 को किसका वर्ष घोषित किया गया था? दलहन का वर्ष। और 2023 बाजरे का वर्ष होगा, 2023 बाजरे का वर्ष होगा, याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया बिन्स फ्रीडम जो पुस्तक लिखी गई, ये लिखी गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन ए। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनकी जयंती 11 नवंबर को मनाते हैं हम शिक्षा दिवस के रूप में। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना, शिक्षा दिवस 11 नवंबर। और इनकी एक किताब और आपसे पूछेगा, किताब नहीं है पत्र है, अल हिलाल। अल हिलाल पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इनकी किताब याद रखना पाथवे टू गॉड, पाथवे
टू गॉड किसकी किताब है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी जी, एक चीज याद रखना, गांधी जी के नाम पर एक नेशनल पार्क भी है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। तो कभी क्वेश्चन आए कि गांधी जी के नाम पर नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, याद रखना, पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। दोस्तों यहाँ पे लिखा है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये पहली महिला है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी, भारत की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है विजय लक्ष्मी पंडित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दोस्तों इनके नाम पर बंदरगाह है कलकत्ता का। कलकत्ता बंदरगाह का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 11 जुलाई। दोस्तों मैं बात करूं जनसंख्या का अध्ययन क्या है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। और भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर। भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, माल्थस माल्थस थ्योरी क्या कहती है? माल्थस का सिद्धांत जो जनसंख्या के संदर्भ में है, ये क्या कहता है? ये आपको कमेंट में लिख के बताना है, माल्थस का सिद्धांत क्या है। छोटा सा सिद्धांत है और बहुत आता है एग्जाम में कि माल्थस थ्योरी क्या थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुमकच कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों दुमकच ये लोक नृत्य है आपका झारखंड का। ऑप्शन डी, झारखंड का नृत्य है दुमकच, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों झारखंड में एक अलकाप भी होता है, ये भी आप याद रखें, अलकाप, झारखंड का ही अलकाप है। झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, पलामू। कभी क्वेश्चन आए कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। और झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, बेतला। बेतला नेशनल पार्क झारखंड। झारखंड में एक जगह झरिया, और झरिया फेमस है कोयले की खानों के लिए। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खानों के लिए। दोस्तों झारखंड का नया साल क्या होता है? सरहुल। झारखंड का नया साल क्या है? सरहुल होता है। और झारखंड में धनबाद है, धनबाद में ईंधन अनुसंधान केंद्र है। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत का केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो धनबाद में है, खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र। झारखंड कब बना था? दोस्तों झारखंड बना था 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना था, बिहार से कट के। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का डांस याद है ना, नाटी। नाटी डांस कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और छम्म भी किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। गोची, गोची डांस कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और शिमला में भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों पंजाब। पंजाब का डांस है भांगड़ा। भांगड़ा पुरुष करते हैं भांगड़ा। और गिद्धा, भांगड़ा, गिद्धा, किकली, पंजाब का ही डांस है किकली। सुम्मी, पंजाब का ही डांस है सुम्मी भी। तो ये आप याद रखें। पंजाब का एक त्यौहार है बैसाखी, एक है होला मोहल्ला, एक है लोहड़ी। और पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान। कर्नाटक की बात करूँ तो कर्नाटक का डांस है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का डांस है। भूता कोला, भूता कोला डांस भी कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है, भूता कोला। उसके बाद में आपको याद रखना है भूता कोला, अम्मम आर्ट। अम्मम आर्ट कहाँ का नृत्य है? दोस्तों अम्मम आर्ट भी कर्नाटक का डांस है। और आपको याद रखना है कर्नाटक का ढोलू कुनीथा। ढोलू कुनीथा ये भी आप याद रखें, ढोलू कुनीथा। ठीक है दोस्तों। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, बन्नरघट्टा टाइगर रिजर्व है, कुंद्रेमुख टाइगर रिजर्व है। और कर्नाटक में शिवा समुद्रम जलप्रपात भी है। शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये भी आप याद रखना। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों कर्नाटक के बारे में एक बिंदु और याद रखें, कर्नाटक में मैसूर है, और मैसूर में भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र है। तो भारत का भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मैसूर में है भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक का एक शहर है मैंगलोर। और दोस्तों मैंगलोर में क्या हुआ? भारत की पहली तटरक्षक अकादमी बनी है। तटरक्षक अकादमी कहाँ पर बनी है? इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी बनी है आपकी मैंगलोर में। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पूरी देखें, इसके आपको बहुत नॉलेज मिलेगी जानने को। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ, विज्ञान के साथ में। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज दोपहर तक जो UPSSC वीडियो एग्ज़ाम होना है आपका, री एग्ज़ाम, UPSSC वीडियो का जो एग्ज़ाम होना है, री एग्ज़ाम, आज इसके बारे में कोई नोटिस आपको पता चल सकता है। तो मेरी कोशिश रहेगी जब ये डेट क्लियर हो जाएगी तो मैं वीडियो की मॉक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें मैं करंट, स्टैटिक, यूपी, जीके, जीएस पूरी डिटेल में कवर करूँगा, ताकि आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो और आपका सिलेक्शन इस साल हो जाए। तो आज देखते हैं दोपहर तक क्या होता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, जो प्रश्न आपसे पूछे हैं उनका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए
मिलते हैं आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।